आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प संकलन है। इसका नाम है इकोज ऑफ विजडम, ए डाइवर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज। बिल्कुल। और मतलब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारत की विरासत को किसी म्यूजियम में रखी हुई चीज की तरह नहीं देखता, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहती हुई जिंदा नदी की तरह समझता है। बिल्कुल सही कहा। ये किताब एक तरह से इसी सवाल का जवाब ढूंढती है कि कोई परंपरा जिंदा कैसे रहती है। मतलब वो अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर आज की दुनिया के साथ तालमेल कैसे बिठाती है। और इस कमाल के काम को एक साथ लाने वाले संपादक हैं डॉक्टर किरण सिंह और सह संपादक हैं प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रकाश। लेकिन ये सिर्फ इन दो लोगों का काम नहीं है। उन्होंने तो भारत की सांस्कृतिक आत्मा को समझने के लिए हाँ पूरे देश से 20 विद्वानों और शोधकर्ताओं की आवाजों को एक साथ जोड़ा है। हाँ, और उन सबका नाम लेना भी जरूरी है क्योंकि ये उन्हीं की कलेक्टिव विजडम है जो इस किताब को इतना गहरा बनाती है। सही बात है। तो मैं कुछ नाम लेती हूँ, जैसे डॉक्टर अनीता शर्मा, बलूका बेला प्रमाणिक, डॉक्टर रामशंकर, ईश्वरी गुरुनाथ तलवार, ईशान घोष, जिज्ञासा काकड़े, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रकाश, डॉक्टर मेघना सिंह, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और डॉक्टर सोनम चौधरी। और मैं बाकी नाम जोड़ता हूँ, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर कंचनमाला यादव, डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर नीता दिसावल, डॉक्टर निशा सिंह, डॉक्टर शिल्पी चौबे, डॉक्टर शिवानी शुक्ला, डॉक्टर सुमिता बनर्जी और डॉक्टर वेणु वनीता। तो जब हम इन 20 अलग अलग नजरों से भारत को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। तो चलिए इसी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? किताब हमें सबसे पहले ले जाती है भारतीय ज्ञान प्रणालियों की जड़ों तक, IKS जिसे कहते हैं। हाँ, IKS। और इसे बहुत साफ तरीके से समझाया गया है कि ये सिर्फ पूजा पाठ या मतलब पुरानी कहानियां नहीं है। नहीं, इसमें ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन तीनों का संगम है। आयुर्वेद से लेकर योग और यहाँ तक कि पारंपरिक खेती, सब कुछ इसका हिस्सा है। और यहाँ किताब एक बहुत ही दमदार तर्क रखती है। हाँ, वो कहती है कि इस ज्ञान के असली संरक्षक खासकर पूर्वोत्तर भारत में महिलाएं रही हैं। अच्छा। ये वो ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में, प्रथाओं में और आदतों में जिंदा है। ये एक लिविंग हेरिटेज है असल में। इसके कुछ उदाहरण तो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे गारो समुदाय में महिला चिकित्सक हैं जिन्हें ओझा कहा जाता है। वो अचिकदवा नाम की एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, इसमें वो स्थानीय जड़ी बूटियों और एक खास तरह की चिकित्सीय मालिश का इस्तेमाल करती हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब उन इलाकों में जहाँ मॉडर्न डॉक्टर्स या तो है नहीं या बहुत महंगे हैं। हाँ, पहुंच से बाहर है। यही ओझा वहाँ की प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है। और ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ अभ्यास से आगे बढ़ता है, बिना किसी डिग्री के। अरे वाह! और यही भूमिका हमें खेती किसानी में भी दिखती है। आपातानी महिलाओं का धान और मछली एक साथ पालने का सिस्टम। हाँ, ये तो किसी मॉडर्न इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग से कम नहीं है। बिल्कुल। या फिर दिमासा महिलाओं को देखे जो चावल की उन किस्मों को आज भी उगा रही हैं जो शायद बाजार से गायब हो चुकी हैं। तो ये सिर्फ खाना उगाना नहीं है। नहीं, ये बायोडायवर्सिटी को बचाना है, ये फूड सिक्योरिटी को पक्का करना है। और इसके पीछे सिर्फ तकनीक नहीं, एक गहरी सोच है, एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। एक मिनट, मतलब जिस पक्षी को लोग अपशकुन मानते थे, हाँ, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, उसी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं आगे आ गईं। हाँ, ये तो सोच बदलने वाली बात है। इसे हर गिला आर्मी कहते हैं। हाँ, कमाल का नाम है। और ये सीधे सीधे उस भारतीय सोच से जुड़ता है जिसकी बात हम बाद में करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, यानी धरती माता का कॉन्सेप्ट भी तो यही है। ये महिलाएं सिर्फ परंपरा की वाहक नहीं है, ये आज के जमाने की इको वॉरियर्स हैं। तो ये तो हुई ज्ञान के संरक्षण की बात जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। लेकिन इस ज्ञान को, इन भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? मेरे ख्याल से इस किताब का जवाब है संगीत। बिल्कुल। और किताब इसे भारत की आत्मा कहती है। यहाँ डॉक्टर शिवानी शुक्ला एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी देती हैं। क्या? वो कहती हैं कि शास्त्रीय संगीत एक विशाल बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की तरह है, लेकिन इसका बीज यानी सीड लोक संगीत की जमीन से ही निकला है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी? मतलब शास्त्रीय संगीत में जो गहरे इमोशंस हैं, जो रागों की आत्मा है, वो असल में लोक जीवन की भावनाओं से ही आई है। अच्छा। जैसे राग शुद्ध कल्याण की एक बंदिश है, बोलन लागे पपीहरा। इसमें एक गांव की औरत अपने पति का इंतजार कर रही है और उसकी जो तड़प है उसे आवाज दी गई है।
ये इमोशन सीधा लोक से उठाया गया है। तो लोक संगीत एक तरह का जीता जागता एथनोग्राफिक आर्काइव है। बंगाल का मानसा गान इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। ना? अरे बहुत जबरदस्त। ये कहानी है देवी मानसा और एक शिव भक्त चांद सदागर की। हाँ, और ये कहानी असल में जिद और भक्ति के टकराव की है। चांद सदागर एक बड़ा व्यापारी है और वो कहता है कि मैं शिव के अलावा किसी की पूजा नहीं करूंगा। और देवी मानसा इसे अपना अपमान समझती हैं। यहीं से ड्रामा शुरू होता है। बिल्कुल, वो उसके 6 बेटों को सांप से डसवा देती हैं। लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं होता। नहीं होता। कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट तो तब आता है जब उसके 7वें बेटे लक्ष्मेंदर की भी शादी की रात सांप के काटने से मौत हो जाती है। सोचिए क्या माहौल होगा। और फिर जो होता है वो कमाल है। उसकी बहू बेहुला हार नहीं मानती। नहीं। वो अपने पति की लाश को एक नाव पर लेकर स्वर्ग तक पहुंच जाती है ताकि उसे जिंदा करवा सके। ये तो डिवोशन की मतलब इंतहा पीक है। और ये पूरी कहानी गाकर सुनाई जाती है। यही लोक संगीत की ताकत है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये आस्था, संकल्प और भावनाओं की एक पाठशाला है। सही बात है। और लोक संगीत की इसी जमीन से एक और धारा निकलती है, भक्ति संगीत। हाँ, डॉक्टर अल्पना कहती हैं कि भारत में भक्ति और संगीत को आप अलग कर ही नहीं सकते। इसकी जड़ें तो सामवेद तक जाती हैं, जिसके मंत्र गाए जाते थे। और भक्ति आंदोलन ने तो इसे एक क्रांति बना दिया। बिल्कुल। सूरदास, कबीर, मीरा जैसे संतों ने क्या किया? उन्होंने मुश्किल संस्कृत और कर्मकांडों से भरे धर्म को संगीत के जरिए आम आदमी की भाषा में बदल दिया। ये एक तरह का स्पिरिचुअल डेमोक्रेटाइजेशन था। सूरदास के पदों में तो जिक्र भी आता है, बीन, मुरली, मृदंग, ढोल, झांझ। हाँ, मतलब संगीत उनकी भक्ति का एक जरूरी हिस्सा था। वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो गा रहे थे और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। और संगीत की इसी यात्रा में तीसरी बड़ी मंजिल आती है शास्त्रीय संगीत की। इसने लोक और भक्ति दोनों से प्रेरणा ली और राज दरबारों में इसे एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर मिला। हाँ, जैसे डॉक्टर निशा सिंह मोहम्मद शाह रंगीले के दिल्ली दरबार का जिक्र करती हैं, वहाँ ख्याल गायकी को बहुत बढ़ावा मिला। ये ध्रुपद के मुकाबले ज्यादा रोमांटिक और सजी धजी शैली थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से घरानों का विकास हुआ। आगरा घराना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनकी जड़ें ध्रुपद धमार में हैं, जो संगीत की एक बहुत ही गंभीर ध्यान वाली शैली है। लेकिन वो गाते हैं ख्याल, हाँ, जिसमें थोड़ा रोमांस और सजावट की गुंजाइश होती है। तो उनकी गायकी में क्या खास बात है? आपको उनकी गायकी में वो ध्रुपद वाली ताकत और बुलंदी सुनाई देगी। आवाज बहुत दमदार होती है। अच्छा, तो जब वो ख्याल गाते हैं तो उसमें रोमांस के साथ साथ एक वजन और गहराई भी होती है, जो उन्हें दूसरे घरानों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो ये दिखाता है कि संगीत कैसे समय और माहौल के साथ खुद को बदलता है और निखारता है। चलिए, अब परंपरा के इस प्रवाह को आज के दौर में लेकर आते हैं। एक सवाल जो हमेशा उठता है कि आज का मीडिया यानी सिनेमा और सोशल मीडिया जी, क्या हमारी परंपरा को बिगाड़ रहा है या उसे एक नई जिंदगी दे रहा है? इस किताब में दोनों पहलू हैं। एक पक्ष थोड़ा निराशाजनक है, खासकर सिनेमा को लेकर। ईश्वरी गुरुनाथ तलवार फिल्म आदि पुरुष का उदाहरण देकर अपनी बात रखती हैं। उनका तर्क है कि जब आप रामायण जैसी पवित्र कहानी को सिर्फ कमर्शियल सक्सेस और सनसनी के लिए बदलते हैं, बिल्कुल, उसके किरदारों से अजीब अजीब डायलॉग बुलवाते हैं, तो आप एक पूरी पीढ़ी की सांस्कृतिक समझ को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, यही उनका कहना है। लेकिन क्या इसे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं कह सकते? कह सकते हैं, लेकिन किताब का तर्क ये है कि फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब आप ऐसी कहानियों को उठाते हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा है, तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं सोची जा सकती। ये एक तरह से सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करना है। ठीक है, ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू तो मुझे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और हैरान करने वाला लगा। डॉक्टर शिल्पी चौबे की स्टडी। हाँ, उन्होंने वाराणसी के कॉलेज छात्रों पर एक स्टडी की है और उनके नतीजे कमाल के हैं। कमाल के इसलिए क्योंकि वो हमारे आम धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। हम सोचते हैं कि युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर सिर्फ नाच गाने के वीडियो देख रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये स्टडी बताती है कि सोशल मीडिया भारतीय ज्ञान प्रणालियों के पुनर्जीवन का एक बड़ा जरिया बन रहा है। ये बात तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि सोशल मीडिया परंपरा से दूर ले जा रहा है, पर ये आंकड़े तो बिल्कुल उल्टी कहानी बता रहे हैं। 86% छात्र, मतलब लगभग हर कोई, हाँ, लगभग हर कोई आईकेएस से जुड़ा कंटेंट देख रहा है। और सिर्फ देख नहीं रहा है, उनमें से 40% तो बाकायदा इन विषयों को फॉलो कर रहे हैं। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन। ये एक तरह का कल्चरल रिवाइवल है
जो हमारी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत फोन की स्क्रीन पर हो रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? जो ज्ञान किताबों में बोरिंग लगता है वो फोन पर कूल कैसे हो गया? यही तो सारा खेल है। सोशल मीडिया ने ज्ञान को अकादमिक और भारी भरकम होने के बोझ से आजाद कर दिया है। अच्छा। जब कोई इन्फ्लुएंसर योग के किसी आसन को एक छोटी विजुअली अपीलिंग रील में दिखाता है, या कोई शेफ आयुर्वेद की किसी रेसिपी को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश करता है, तो वो सीधे युवाओं से कनेक्ट करता है। ज्ञान अब लेक्चर नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ट्रेंड बन गया है। और ये सिर्फ योग आयुर्वेद तक ही नहीं है। ईशान घोष और डॉक्टर रामशंकर भी तो यही बात शास्त्रीय संगीत के लिए कहते हैं। रागाज ऑन रील्स। हाँ, रागाज ऑन रील जैसे प्रोजेक्ट 1 मिनट में किसी राग का एसेंस समझा देना, ये तो कमाल का आइडिया है। ये एक तरह से ट्रेलर की तरह काम करता है। शायद वो 1 मिनट की रील सुनकर कोई युवा उस राग को पूरा सुनना चाहे। ये पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया दरवाजे बंद नहीं कर रहा बल्कि नए दरवाजे खोल रहा है। और जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि ये सभी अलग अलग बातें हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर की हरगिला आर्मी हो, संगीत जो इंसानी भावनाओं को जोड़ता हो, या सोशल मीडिया पर हो रहा कल्चरल रिवाइवल हो, ये सब हमें एक ही सेंट्रल आइडिया पर वापस लाती हैं। वो आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम का। पूरी दुनिया एक परिवार है। हाँ, डॉक्टर सोनम चौधरी बताती हैं कि ये सिर्फ एक सुंदर नारा नहीं है, ये भारतीय सोच के डीएनए में है। इसका सबूत हमें कहाँ-कहाँ मिलता है? हर जगह। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये ए को बी से बेहतर बताने की सोच के बिल्कुल उलट है। ये कहता है कि सभी रास्ते सम्मान के हकदार हैं। और बौद्ध और जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत, वो भी इसी से जुड़ा है। अहिंसा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वो हर जीवित प्राणी के लिए है। ये वही सोच है जो हरगिला आर्मी को एक पक्षी को बचाने के लिए प्रेरित करती है। और सिख धर्म में सेवा का सिद्धांत भी। हाँ, बिल्कुल। बिना किसी का धर्म, जाति या देश देखे हर इंसान की सेवा करना, ये सभी सिद्धांत हमें छोटी छोटी पहचानों से ऊपर उठकर एक यूनिवर्सल फैमिली का हिस्सा बनाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इकोज ऑफ विजडम का सार क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की विरासत कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जो एक जगह खड़ी है। नहीं, ये एक नदी है जो लगातार बह रही है, नई चीजों को अपने में मिला रही है और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए खुद को बदल रही है। और इस नदी को जिंदा रखने वाले हैं इसके संरक्षक, वो महिलाएं जो पूर्वोत्तर में प्रकृति और ज्ञान के संतुलन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी रही हैं। वो लोक कलाकार जो पीढ़ियों से कहानियों और संगीत को जिंदा रखे में हैं। और हाँ, वो युवा भी जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी जड़ों को एक नए अंदाज में खोज रहे हैं। ये सभी इस जीवित धारा के गार्डियन हैं। बिल्कुल। अंत में ये संकलन एक बहुत शक्तिशाली तर्क देता है। ये कहता है कि इन संरक्षकों को पहचान कर और उन्हें सपोर्ट देकर हम सिर्फ अपने अतीत को नहीं बचा रहे हैं। नहीं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा जिंदा दिल, ज्यादा रंगीन और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा अमीर भविष्य बना रहे हैं। सही बात है। यह एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है कि संस्कृति का संरक्षण सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाओं या सरकारों का काम नहीं है। यह उन लोगों पर निर्भर करता है जो इसे हर रोज हर पल जीते हैं। यह चर्चा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि ज्ञान के संरक्षकों को पहचानना और उन्हें सशक्त बनाना जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में या अपने काम की जगह पर ज्ञान के उन गुमनाम संरक्षकों को कैसे पहचानें। वो कोई पुराना कारीगर हो सकता है, कोई दादी नानी जो पुराने नुस्खे जानती हो, या कोई युवा जो अपनी भाषा में कविता लिखता हो। हम उन्हें पहचानने और उन्हें सशक्त बनाने में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं?